जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 22वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा। अगर बेटा आप 25 प्लस प्रश्न तक पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं वर्दी आपकी प्रतीक्षा में है, स्टार सितारे आपकी प्रतीक्षा में है। बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस वाले इस वीडियो को तो देखेंगे, साथ ही साथ में आपके पेट वाले बच्चे भी देख लें, जिससे कि बहुत हेल्प मिलेगी। आज सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। डिटेल बेटा इतना शानदार मिलेगा जैसे आपकी थ्योरी की क्लास चल रही हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण कह रहा नहीं है, मतलब 3 तो आपके विशेषण रहेंगे, चौथा बेटा नहीं रहेगा। जो नहीं है वही आपके प्रश्न के अनुसार सही है। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण बेटा आपके संज्ञा की हो या फिर सर्वनाम की हो। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द कभी कभी तो क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बतला देते हैं, क्रिया की भी विशेषता बतला देते हैं, तो क्रिया विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मोस्टली संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला दें। अब यहाँ पर बेटा क्या है, नमकीन आपका क्या है, विशेषण है। पथरीला बेटा क्या है, विशेषण है। बर्फीला क्या है, विशेषण। तो ये तीनों के तीनों तो बेटा आपके क्या हैं, विशेषण है। और आपसे कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, विशेषण नहीं है। नमक क्या है बेटा, आपकी एक संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा बेटा होती है देश दुनिया धरती में किसी का कोई नाम है, वस्तु है, स्थान है, किसी का भी नाम है, तुम्हारा हो या मेरा, सब बेटा आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल है आपका, जिन शब्दों में ना आप लिंग के अनुसार परिवर्तन कर पाओ, मतलब ना पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग नहीं बना सकते हो, वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हो, एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन नहीं बना सकते हो, कारक के अनुसार न कर्ता कारक में ले जाओगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो रे, अरे ये 8 कारक जो है ना, इनके अनुसार कोई चेंजमेंट आप कर ना पाओ। तो बेटा कह रहा है ना कि कुछ परिवर्तन तुम कर ही नहीं पाओगे, तो इन शब्दों को एक्चुअली किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा उसे अव्यय के नाम से जाना जाता है। नाम ही है, व्यय का मतलब होता है, वैसे तो व्यय का मतलब गणित की भाषा में होता है खर्च करना। बोले कितना भैया आय व्यय है, आमदनी कितनी है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वही कह रहा है व्यय का मतलब खर्च करना। लेकिन हिंदी में अगर व्यय की बात करें तो इसका मतलब है परिवर्तन, बदलाव। मतलब ना आप लिंग के अनुसार परिवर्तन कर पाओगे, ना वचन के अनुसार कर पाओगे, मतलब लिंग में ना पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, ना स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना पाओगे, वचन में ना एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन भी नहीं बना पाओगे, कारक के अनुसार आप परिवर्तन क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर व्यय की बात करेंगे तो तुम ये सारा कुछ कर पाओगे, लेकिन उसके पहले आ लगा देगा अव्यय, तो बेटा ये सारा का सारा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, उन्हें अव्यय बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वचन बेटा क्या होते हैं, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द आपके वचन कहलाते हैं। हिंदी में आपके 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है हिंदी में। ठीक है, वाच्य, वाच्य बेटा क्या होते हैं ना, आखिरकार जो आपका वाक्य दिया गया होता है उसमें किसकी प्रधानता है ये बताने का काम बेटा आपके वाच्य करते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो आपके वाच्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। क्रिया बेटा आपकी क्या होती है, आखिरकार आपके वाक्य में हो क्या रहा है, कर्ता एक्चुअली कर क्या रहा है, ये सारा काम बताने का काम कौन करता है, तो आपकी क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डेडिकेटेड हर टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इतना विस्तार में जा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो दोनों का कॉम्बो पैक है, आपके क्वेश्चन आंसर का भी और थ्योरी का भी, जिससे कि मजबूती बेमिसाल हो और प्रश्न आपके सामने आए तो आप टिचकुआ करके आ जाओ। बेटा यहाँ पर है, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को किस नाम से जाना जाता है। जब नौकरी के लिए पत्र देते हो तो उसे आप किस नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हो नौकरी वाले पत्र को, तो बेटा आवेदन पत्र के नाम से जानते हो। क्या कहते हो बेटा, आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छुट्टी चाहिए, कोई काम करने जाना है, कोई विशेष काम हो गया, प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय 3 दिन से बुखार आ जाने की वजह से हम स्कूल आने में अनुपस्थित है, कृपा करें, महान कृपा करें छुट्टी देने की। ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, छोटे से लिखते चले आओ भैया। प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र है, मेरी बेटी की शादी में जरूर आइएगा, इस तरीके से है ना। किसी भी कोई भी फंक्शन है आपका जो है बुलाया गया कि भैया आपका आना बहुत जरूरी है, आपके बिना कुछ होगा नहीं, ठीक, निमंत्रण हो गया। सूचना देने का कोई काम कर रहे हो, सूचना पत्र हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बेटा प्रश्न दिया गया है, आमोद भी है प्रमोद भी है का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होगा। युग्म दिया गया है, आमोद का विलोम क्या होगा,
प्रमोद का विलोम क्या होगा? यहाँ पर आपको एक्चुअली में क्या करना है बेटा? छांटना है। 4 नंबर का प्रश्न है। तो आमोद का मतलब होता है बेटा वेदना। क्या होता है? वेदना। आमोद का मतलब होता है और प्रमोद का मतलब होता है बेटा दुख। ठीक है, तो वेदना और दुख जहाँ मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिलेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। आमोद का विलोम होता है वेदना, प्रमोद का होता है दुख। 2 बिंदी लगेंगी यहाँ पर विसर्ग टाइप वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बेटा, अगला सवाल दिया गया है एक पंथ दो काज। क्या बात है? एक पंथ दो काज मतलब गए थे एक काम करने लेकिन दो दो काम करके आ गए, मतलब एक तीर से दो दो निशाना मार के आए। उसी तरीके का है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बेटा? लोकोक्ति जो होती है ना, लोक में जो सदियों से उक्तियां चली आ रही हैं, जो कहावतें चली आ रही हैं, बातें चली आ रही हैं, वो बेटा आपकी लोकोक्ति कहलाती हैं। लोकोक्ति अपने आप में क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है। तो ध्यान रखना, पूर्ण वाक्य होता है बेटा आपकी लोकोक्ति। तो कह रहा है एक पंथ दो काज, मतलब क्या है? रास्ता तो एक था, मतलब इस रास्ते से हम गए और 2-2 काम निपटाते हुए चले आए। मतलब कह रहा है एक काम से 4 का लाभ। तो भैया ये लाभ आपकी बात हमसे ना करो, लाभ ही लाभ होना ना ना ना, एक ही काम से 2 लाभ होना, ये बात बिल्कुल सही है भाई। मतलब एक काम से गए थे लेकिन डबल डबल लाभ लेकर के आ गए, मतलब एक के साथ एक फ्री वाला काम चल गया। तो वहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का बेटा राइट आंसर है सी। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी प्रतीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता? बेटा अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। काव्य की शोभा, शोभा का मतलब होता है बेटा सुंदरता। काव्य की सुंदरता बढ़ाने, सुंदरता का मतलब होता है काव्य के बेटा आभूषण कौन होते हैं? तो मेरे बच्चों आपके अलंकार होते हैं। अगर हिंदी में हम अलंकार की बात करें तो मोस्टली आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। एक बेटा होता है शब्दालंकार, जिसमें बेटा शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें बेटा अर्थ के माध्यम से काव्य में 4 चांद लगाने का काम, सुंदरता का बढ़ाने का काम किया जाता है। तीसरा भी बेटा प्रकार होता है जिसे हम उभयालंकार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उभयालंकार के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? शब्द के माध्यम से भी और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में सुंदरता लाने का प्रयास किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो उसे इस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है शब्द अलंकार के अंतर्गत एक्चुअली में कौन सा नहीं आता? तो 3 तो एक बात पक्की है कि शब्द अलंकार के ही भेद हैं, लेकिन चौथा नहीं है। जो नहीं है वही आपका क्या है बेटा? सही है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यमक अलंकार आपके शब्द अलंकार का भेद है, श्लेष अलंकार भी शब्द का भेद है, अनुप्रास अलंकार भी शब्द का भेद है, लेकिन आपका बेटा जो ये रूपक अलंकार दिया गया है ये अर्थालंकार का भेद है। मतलब रूपक वाला आपके अर्थालंकार का भेद है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपके बेटा यमक अलंकार में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। अक्सर आपने सुना होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला सुना है ना, बस वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। श्लेष अलंकार का मतलब होता है बेटा एक शब्द होता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, मतलब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। अनुप्रास अलंकार में बेटा क्या होता है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अनुप्रास अलंकार वहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब 3 शब्द आपके बेटा तत्सम में दिए गए हैं, चौथा नहीं है। जो नहीं है वही अकॉर्डिंग टू प्रश्न सही है। ठीक है, तो अब बेटा तत्सम शब्द क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका आप क्या करते हो? हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर देते हो, लेकिन हिंदी में प्रयोग करते कैसा हो बेटा? ज्यों का त्यों करते हो। मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग अपनी हिंदी में चालू कर दिया आपने। संस्कृत में जैसे दिए गए थे वैसे ही उठाया, हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया, कोई चेंजमेंट नहीं, मतलब नो चेंजमेंट के साथ, तो वो आपके होते हैं तत्सम। लेकिन आपने संस्कृत शब्दों को क्या किया? कुछ ना कुछ विकृत कर लिया, कुछ ना कुछ उसके विकार कर लिया, परिवर्तन कर लिया, बदलाव कर दिया। मतलब जो संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही तुम हिंदी में प्रयोग नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत तोड़ा ताड़ी आपने कर दी है, मतलब विकृत रूप कर दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया? हिंदी में फटाफट प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो बेटा उसे हम तद्भव के नाम से जानते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? तद्भव। तो क्लियर हो गया, यहां पर तत्सम शब्द संस्कृत वाले होने चाहिए।
बेटा कपोत आपका संस्कृत का शब्द है, स्कंद संस्कृत का, ईर्षा संस्कृत का है, तो तीन के तीनों क्या होंगे बेटा? आपके तत्सम शब्द होंगे। लेकिन आपके सवाल में बोला गया है तत्सम नहीं है, मतलब क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव पकड़ना है। हल्दी बेटा आपका यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हल्दी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो होगा हरिद्रा। क्या होगा बेटा? हरिद्रा आपके हल्दी का तत्सम शब्द होगा। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए एक उचित शब्द का चुनाव करना। गिरा हुआ का मतलब क्या? पालकी। पालकी तो होगा ही नहीं, लुंठित भी नहीं होगा आपका, धराशायी भी नहीं होगा, पतित। बोले यार बहुत गिरा हुआ आदमी है, मतलब बड़ा पतित टाइप का आदमी है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा? गिरा हुआ के अर्थ में बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। एक चीज क्लियर है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मतलब तीन आपके क्या हैं? गलत दिए गए हैं, एक आपका सही है। जो सही है एक्चुअली में उसी का चुनाव आपको करना है। वह एक विद्वान महिला, यार यहाँ पर महिला दी गई है, यहाँ पर विद्वान है, मतलब महिला के साथ में आप क्या कर रहे हो? विद्वान एक पुल्लिंग वाले विशेषण का प्रयोग कर रहे हो। पुल्लिंग वाला विशेषण है और ये महिला क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। ऐसा कॉम्बिनेशन चलता नहीं है। स्त्रीलिंग के लिए बेटा स्त्रीलिंग विशेषण होना चाहिए, पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग वाला विशेषण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया है? विद्वान लगा दिया पुल्लिंग वाला विशेषण, और विशेषता बता रहा है महिला की, तो बिल्कुल आंख मूंद के काट देना है। विद्वान महिला फिर दूसरे में लगाया है, इसलिए बिल्कुल काट देना है। नो कॉम्बिनेशन। वह एक विदुषी। विदुषी स्त्रीलिंग है, महिला स्त्रीलिंग है। शानदार कॉम्बिनेशन। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले सवाल में क्या? महिला बेटा विद्वान नहीं होती है, विदुषी होती है। सो डी भी कटेगा, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जाएगा। ध्यान से समझना, एक एक बातों को तोड़ करके आंसर निकालने का, और किस तरीके से आप निकाल लोगे ये सारी कलाएं मैं आपको सिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बेटा महाप्राण के अंतर्गत आता है? आप सभी जानते हैं कि जो बेटा वर्ण होते हैं वो दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक बेटा आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। दूसरा बेटा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक, डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहता हूं जिससे कि समझ में आ जाए। तो बेटा जो अल्प प्राण है ना, एक्चुअली क्या है? आपके हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 5 वर्ग दिए गए हैं। और इन 5 वर्गों में आपका का वर्ग भी है, चा वर्ग भी है, टा वर्ग भी है, ता वर्ग भी है और पा वर्ग भी है। कुल मिलाकर 5 वर्ग में आपके 25 वर्ण दिए गए हैं। इसी में से बेटा आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिएगा। अगर अल्प प्राण का मतलब होता है कम हवा ली जाए या फिर छोड़ी जाए, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में आपको कम हवा लेनी पड़े या फिर छोड़नी पड़े वो होते हैं अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में ज़्यादा हवा आपको छोड़नी पड़े या फिर लेनी पड़े वो आपके बेटा क्या होते हैं? वो होते हैं महाप्राण। मैं पढ़ूंगा भी, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने का वर्ग के वर्ण को उठा लिया, ठीक है, तो का हो गया बेटा, खा हो गया, इसके बाद गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। ध्यान समझना, मैं बोलूँगा उसको ध्यान से समझना। क धीरे से बोला, खा ग घा अंग, तो मैं पहले वाला धीरे बोल रहा हूँ, पहले वाला धीरे बोल रहा हूँ। खा दूसरे वाले में ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ, तो मैं 2 लिख देता हूँ हरे वाले से, ठीक है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ ग, धीरे से बोला मैंने, घा अंग, इस तरीके से। तो आपने देखा बेटा पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला, मतलब पहले नंबर, तीसरे नंबर, 5वें नंबर वाले जो वर्ण हैं वो भी प्रत्येक वर्ग के वो बेटा किस में आते हैं? अल्प प्राण में। और बेटा जो दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला प्रत्येक वर्ग का वर्ण है, दूसरे और चौथे वाला जो वर्ण है वो भी किसका बेटा? प्रत्येक वर्ग का। किसका? प्रत्येक वर्ग का। वो बेटा आपका क्या कहलाता है? महाप्राण। ओके, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। का वर्ग में कख गंगा, चा वर्ग में चच जइया, टा वर्ग में तस अड़ा, टा वाला लाइन चलती है। इसके बाद आपके जो है कौन सा वर्ग आएगा? ता वर्ग में तथ दना, पा वर्ग में पम्मा। 25 वर्ण हो गए, ठीक। अब यहाँ पर बेटा का फा, इसका तो शुरुआत ध्यान से समझो क्या कर रहा है। महाप्राण पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा वाला होना चाहिए जिसमें ज़्यादा आपको जोर पड़ रहा है, तो ज़्यादा जोर पड़े उत्साह में होता है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ज़्यादा जोर पड़ेगा तो ये पा फा ये दूसरे नंबर वाला आ रहा है, का पहले नंबर में है, च पहले नंबर में है, ड तीसरे नंबर में है।
तो आप देख रहे हो कि 1, 3, 5 वाले तो अल्प प्राण होते हैं यार, ये 1 है 3, 5 में चल रहे हैं, इसलिए ये तो कट हो जाएंगे, ये 2 वाला आपका महाप्राण में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और डिटेल में जाना है तो प्यारे बच्चों आप जा करके प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है वर्ण रचना का, विस्तार से देख लेना, कोई कन्फ्यूजन बच जाए फिर बंदे को बताना। ठीक, चलो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मतलब 3 मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वही आपके प्रश्न के अनुसार सही है। 11 नंबर का प्रश्न बेटा, साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध ये भी इन्हीं की है। लेकिन बेटा जो यहाँ पर नील देवी दिया गया है ये इनकी रचना नहीं है, ये बेटा एक एक्चुअली में नाटक है, और नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का बेटा नाटक है। कौन? नील देवी। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी हैं, आपसे नहीं वाला पूछा गया, सो डी वाला नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना एक जीवनी है? तो बेटा जीवनी की बात करोगे ना 12 नंबर के सवाल में, तो आवारा मसीहा बेटा एक जीवनी है, बिल्कुल सच्ची मुच्ची वाली बात है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा रचना किसकी है? तो प्यारे बच्चों विष्णु प्रभाकर जी का नाम आप जानते हो, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर ये बेटा एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। आपकी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगर बात करोगे चिंतामणि की तो बेटा ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चिंतामणि 2 भागों में है। तीसरी बात अगर बात करें ये है क्या? तो निबंधात्मक ग्रंथ है बेटा चिंतामणि। अतीत के चलचित्र नाम है, ये बेटा महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बेटा महादेवी वर्मा की रचना है। और यहाँ पर ये है क्या? तो नाम है चित्र, चित्र मतलब रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। तो क्लियर हो गया होगा, मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है ताकि कुछ बचने न पाए, क्योंकि कुछ बच गया तो समझो बच्चा पेपर में फंस गया, बचेगा कुछ नहीं, जिससे कि बच्चा भी क्या है? फंसेगा नहीं। अगला है बेटा, निर्गुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बेटा कोई आपका शब्द दिया गया होता है, अगर शब्द के बाद में कुछ भी ऐड करते हो तो वो आपका प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। अगर शब्द के पहले कुछ भी ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो वो बेटा उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब शब्द के मूल शब्द के पहले कुछ भी आप जोड़ोगे उपसर्ग कहलाएगा, मूल शब्द के बाद में कुछ भी जोड़ोगे तो वो बेटा प्रत्यय कहलाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि शब्द के बाद का मामला नहीं पूछ रहा, शब्द के पहले वाला पूछ रहा है। ओके, निर्गुण लिखा हुआ है, इसे हम तोड़ते हैं तो बेटा क्या तोड़ेंगे? निर में टूटेगा प्लस गुण में टूटेगा। अब एक्चुअली अगर यहाँ पर आपसे संधि विच्छेद करवा लेता ना तो आपको फंसा देता, फंसा ऐसे देता, आप इसको तोड़ते निह धन गुण, मतलब यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि में चला जाता, पर संधि का मामला तो भैया है नहीं, यहाँ पर मामला एक शब्द का है, उपसर्ग का है। तो निर लगाया गया है बेटा, निर आपके मूल शब्द गुण के पहले लगाया गया, सो उपसर्ग है, सो राइट आंसर निर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बेटा अगला सवाल है, वर्तिका दिया गया है और इसका तद्भव रूप बताना है। आपको मैंने बता ही दिया, संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग तत्सम, अगर कुछ रूप बदल डालो संस्कृत शब्दों का फिर हिंदी में कर लो प्रयोग, वो आपका तद्भव। तो तद्भव बेटा बताना है। वर्तिका जो होती है ना, इसका तद्भव बेटा होता है बाती। बाती, अरे गांव में नहीं, दिया और बाती शायद कुछ ऐसे आपके सीरियल आया करते थे, तो वही कह रहा है दिया, दीपक। उसमें गांव में आप देखे होंगे कपड़े का कुछ लगा दिया करते थे, जिसमें किस तत्व के माध्यम से मिट्टी का तेल वगैरह चढ़ा करता था और उसमें जलाया करते थे, प्रकाश के लिए जलाते थे। गांव घर से अगर लोग हैं तो जानते होंगे, लालटेन वगैरह समझ सकते हो, तो वो जो जला करती है वो बाती। तो वर्तिका बेटा आपका तत्सम शब्द है और बाती क्या है? तद्भव है। बाती 14 में कहाँ पे दी गई? ऑप्शन नंबर ए में दी गई। सो राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बत्ती भैया आज के जमाने वाली बोले बत्ती आ गई है, ट्यूबवेल चला दो भाई, है ना, ऐसा बोलते हैं। अगला करा, उचित शब्द को रिक्त स्थान में आपको भरना है। प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए,
आत्मलोचन करते रहना चाहिए, जिससे कि भैया क्या चल रहा है, क्या सुधर रहा है, क्या बिगड़ रहा है, उसको सब चीज़ें पता चलती रहें। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर 15 नंबर के सवाल पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विसर्ग संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले बेटा संधि को समझो। संधि बेटा आपके दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। दो समीपवर्ती वर्णों का मेल क्या होता है बेटा, वो आपका संधि होती है। अगर हिंदी में हम संधि की बात करें, मतलब दो वर्णों का मेल क्या होता है बेटा, संधि होती है आपकी। अगर संधि की हम बात करें तो हिंदी में बेटा आपको तीन प्रकार की संधियां देखने को मिलेंगी। एक तो बेटा आपकी स्वर संधि मिलेगी, दूसरी वाली आपको बेटा व्यंजन संधि मिलेगी, तीसरी वाली बेटा आपको विसर्ग संधि मिलेगी। स्वर के बाद में स्वर आएगा, विकार परिवर्तन होगा, स्वर संधि हो जाएगा। व्यंजन के बाद में आपका स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि मिलेगी। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन होगा तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि के भी बेटा 5 भाग होते हैं। गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। ये बेटा आपके स्वर संधि के 5 भेद होते। डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने, जब यहाँ इतना विस्तार है तो सोचो थ्योरी वाली क्लास में क्या हुआ होगा। चलो खैर सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो दिया गया है इसे हम तोड़ते हैं। तो विसर्ग संधि में बेटा विसर्ग के बाद आना चाहिए, तो हरिश्चंद्र को तोड़ते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो हरि ही धन चंद्र में तोड़ देंगे। तो अब हरि क्या है, विसर्ग है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 16 का ए वाला ही सही है। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बढ़ूंगा। उज्ज्वल जो दिया गया है बेटा, इससे जब हम तोड़ेंगे तो उत धन ज्वल में टूट जाएगा। आपका व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन हो, व्यंजन संधि, मतलब आपके उज्ज्वल में बेटा कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर सज्जन की बात करोगे तो यहाँ पर भी टूटेगा, सत धन जन में, उसके बाद सज्जन बन जाएगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा बेटा आपके, इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है। नयन की अगर बात करोगे तो ने धन अन हो जाएगा और यहाँ पर नयन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आपकी क्या है, स्वर संधि है, क्योंकि आप देख रहे हो ना में जब हटाओगे ना तो स्वर आएगा, स्वर के बाद में स्वर आएगा, स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है बेटा, तो अयादि संधि है। कौन सी है, अयादि संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बेटा दिया गया है, अमरस दिया गया। अमरस निम्नलिखित में से क्या है। अमरस क्या है, एक संचारी भाव है। संचारी भाव वे भाव होते हैं, संचारी भाव बेटा रस में होते हैं आपके। ठीक है, रस में ले चलता हूँ आपको। रस में किसी काव्य को आपने पढ़ा, किसी काव्य को आपने पढ़ा, नाटक को आपने देखा, मूवी आपने देखी, डांस आपने देखा, अरे कुछ भी देखा यार, कुछ भी किया ना, इन सब को देख करके अगर आनंद की अनुभूति हो गई, आनंद की अनुभूति हो गई, मोस्टली आनंद की अनुभूति मानी जाती है, तो वहाँ पर बेटा क्या होगा, आपको रस मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, करुण रस वगैरह में आनंद की अनुभूति होती नहीं, शांत वाले में बिल्कुल शांत वैराग्य में बैठ जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल डर जाता है ना, इस तरीके से धक धक दिए, मतलब जियारा धक धक करने लगा वाली स्टाइल होती है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, रस की अवस्थाएं होती है, मतलब कोई ना कोई अनुभूति हो रही है। नाटक को देख कर, दृश्य को देख कर, हॉरर मूवी देख के क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। तो वही कह रहा है, इसमें क्या होता है, आपका रस होता है। तो संचारी भाव बेटा आपके रस के अंतर्गत आते हैं। संचारी का मतलब होता है संचरण कराएं, जो भाव मन में संचरण करें, मन में संचरण करें, मतलब मन में आए जाएं, कुछ देर आए उसके बाद रुकें, उसके बाद सीधे चले जाएं, तो वो आपके संचारी भाव होते हैं। तो अलंकार वगैरह तो होंगे नहीं। अलंकार की बात करें तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द अलंकार होते हैं। अर्थ के माध्यम से भी सुंदरता हो सकती है, ठीक है। काव्य में अगर दोष है तो वो काव्य में गुण, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बेटा यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया बेटा, अधिवास का, अधिवास जो दिया गया है अंग्रेजी रूप बताना है। अधिवास का मतलब शार्ट में समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा ना, जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती है ना तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अरे मूल निवास कहाँ का है भैया, मूल निवास प्रमाण पत्र, दैट इज कॉल्ड आपका अधिवास प्रमाण पत्र। रहते कहाँ हो भैया, सो उसे डोमिसाइल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 18 का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलो अगला सवाल बेटा, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता वाली बात कर रहा है, चलो ठीक है हम रुक जाएंगे। प्रधानता होती है, साथ ही साथ पूर्व पद में और उत्तर पद में बेटा विशेषण और विशेष का संबंध होता है। क्या बात कह दी भाई, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता है,
कोई बात नहीं। साथ ही साथ में कह रहा है पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष जैसा संबंध भी होता है, चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा है वहाँ पर कौन सा समास होता है बेटा, ऐसी अवस्था जहाँ पर मिलेगी ना 19 नंबर के सवाल में, तो आपको टिक मार के आना है कर्मधारय समास। सो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष की बात कर रहा है, नहीं उत्तर पद की प्रधानता तो बेटा आपके तत्पुरुष समास में भी होती है, लेकिन कर्मधारय समास में एक्चुअली होता क्या है, जो आपके शब्द दिए गए होते हैं उनमें विशेषण और विशेष का मामला चलता है। पूर्व पद आपका विशेषण होता है, उत्तर पद बेटा आपका विशेष होता है, मतलब कर्ता होता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कर्मधारय समास होता है। समझ में आया ना, मतलब कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होता है बेटा विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है वो आपका विशेष होता है। तो विशेषण और विशेष का जहाँ पर खेल चलता है ना, वहीं पर आपका बेटा कर्मधारय समास होता है। ओके, कमल नयन बोल दिया मैंने, चरण कमल बोल दिया मैंने, ये सब बेटा आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। बेटा द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता जिस समास में होती है बेटा वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में अगर पूछें तो मैं बोलूँगा राम सीता, सीताराम सीताराम बोलते रहो, है ना, राम सीता हो गया। सुख दुख हमेशा चलते हैं साथ साथ में, सुख दुख, ये बेटा दोनों पद प्रधान है। इस तरीके से सबसे बड़ी बात, इस तरीके का चिन्ह लगा होता है, वहाँ पर द्वंद्व होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। बाकी इसमें आपका कर्म तत्पुरुष भी आता है, करण तत्पुरुष भी आता है, संप्रदान तत्पुरुष भी आता है, व्यापादान भी आता है, संबंध भी आता है, ये सब आते हैं भैया। बहुब्रीहि समास में बेटा आपका क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पदों की अप्रधानता होती है, और मामला कहाँ जाता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, किसी तीसरे पद की बेटा प्रधानता होती है। तो जिस समास में लल्ला क्या होता है, दोनों पद अप्रधान, किसी तीसरे पद की प्रधानता, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। अक्सर आपने सुना है दशानन, दशानन रावण की बात कर रहा है, दस मुख की बात कर रहा है, पंचवटी, पंचवटी बेटा कभी कभी क्या होता है ना, समास के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके द्विगु में भी जाती है, द्विगु समास में भी जाती है क्योंकि संख्यावाची विशेषण है, और ये आपके बहुब्रीहि में भी जाती है, परिस्थिति के अनुसार चलती है। सब कुछ क्लियर गया है डेडिकेटेड समास के टॉपिक पर। बेटा समास की परिभाषा तो मैंने बताई नहीं। दो पदों का मेल होता है या दो शब्दों का मेल होता है, उसके बाद किसी नए शब्द का निर्माण होता है, वो बेटा आपका क्या होता है समास। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, जो अधिक व्यय ना करता हो, मतलब व्यय का मतलब आ गया बेटा यहाँ पर खर्च करने से मतलब है, जो बिल्कुल खर्च न करता हो। आपका साथी संगाती कोई ना कोई ऐसा होगा आपके ग्रुप में जो बहुत कम खर्चा करता होगा, तो आप उसको हमेशा बोलते रहते होगे तुम तो यार मितव्ययी हो। दूसरी भाषा में कभी कभी उसे कंजूस भी बोलते होगे। ठीक है, कंजूस एक भी खर्चे नहीं करता है, मितव्ययी तो चलो कुछ भी ठीक ठाक जगह में खर्चा करता है, बाकी अनावश्यक नहीं करता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कामदेव का बेटा पर्यायवाची कह रहा है बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। समान अर्थ देने वाले जो भी आपके शब्द होंगे वो बेटा पर्यायवाची होते हैं। तो कामदेव को बेटा मनोज भी कहते हैं, कामदेव को मनमथ भी कहते हैं, कामदेव को मदन भी कहते हैं। तो जब सब कहते हैं तो हम भी सब कह देंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है वो संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। संघर्षी वर्ण में आपका सीटी वाला सा होता है, षटकोण भी होता है, सपेरा भी होता है और हा भी होता है, ये आपके संघर्षी वर्ण में आते हैं। सो कौन सा मिल रहा है, तीनों सा में से तो कोई है नहीं, हा से अनुमान मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका निकल के फुदक के बाहर आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल है 22 नंबर वाला। ठीक है, 22 नंबर के सवाल में बेटा कौन सा राइट आंसर है, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख करके भी आपको बता दिया। ठीक, चलो वागजाल दिया गया है, इसका बेटा क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि आप सभी जानते हो, मैंने अभी बताया भी है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है संधि, और संधि को जब आप तोड़ोगे तो संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या है, संधि को तोड़ना। ठीक है, संधि को तोड़ना
बेटा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर वाक जाल दिया गया है, मैंने इसको तोड़ा भैया, वाक प्लस जाल में मैंने तोड़ दिया, तो इससे क्या बनेगा बेटा, वाग जाल बन जाएगा। अब आप कहोगे ये सर कैसे हो गया, का कबूतर तो गा गमले में बदल गया। होता है बेटा, व्यंजन संधि में होता है, जब कभी भी आपके का के बाद में जा आता है तो उस दशा में क्या होता है, ये जो पहला वाला वर्ण है ना, ये तीसरे वर्ण में एक्चुअली चेंज होता है। डेडिकेटेड वीडियो है भाई, जाके वहाँ पर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर विस्तार करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो वाग दंजाल बराबर वागजाल हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया सबको देख करके यहाँ पर चलना भी है और सबको बताना भी है, समझाना भी है। कभी नाव गाड़ी पर है, नाव गाड़ी पर चढ़ गई, और कभी क्या होता है, गाड़ी नाव पर। अरे चमत्कार चल रहा है भैया यहाँ पर, मतलब कभी क्या हो रहा है कि जो नाव है ना वो गाड़ी के ऊपर रख ली जाती है और कभी गाड़ी नाव के ऊपर रख ली जाती है। मतलब कहानी वही भैया, जमीन में नाव नहीं चल सकती तो हमने क्या किया, नाव को गाड़ी पे रख लिया, चल जाएगी। पानी में गाड़ी नहीं चल सकती तुम्हारी, तो हमने गाड़ी को उठा के नाव में रख लिया, दोनों के दोनों चल गई। अब कह रहा है उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा। जल थल की क्या बराबरी की बातें होंगी, ना ना, जल थल की बराबरी की बातें तो है नहीं। मिलजुल कर काम करने की बातें हैं, ना ना, ये भी नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, वही दशा होती है। कभी नाव गाड़ी पर होती है तो कभी गाड़ी नाव पर, मतलब सुख दुख की जो बातें हैं, उतार चढ़ाव बेटा। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। अलंकार तो जानते हो, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले, चाहे शब्द से बढ़ा लो, अर्थ से बढ़ा लो, शब्द अर्थ दोनों से बढ़ा लो, वहां पर अलंकार होता है। ठीक है, चलो। रावण क्या कह रहा है, रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुख। सिली मुख यहाँ पर जो दिया गया ये अति महत्वपूर्ण है, इसे ही समझते हुए चलना है। तो सिली मुख में कह रहा है कौन सा अलंकार है, एक्चुअली वो यही पूछ रहा है कि सिली मुख में कौन सा अलंकार है। तो उपमा तो भैया यहाँ पर दी नहीं गई है, पहली बात। अनुप्रास वर्ण की पुनरावृत्ति वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बात एक्चुअली यहाँ पर बेटा पता है क्या हो रही है, ये जो सिली मुख होता है ना, सिली मुख, सिली मुख का मतलब बेटा भौरा होता है, और सिली मुख का मतलब बेटा बाण भी होता है ना, तीर वाला बाण नहीं होता, वो दोनों के दोनों होते हैं। तो सिली मुख में बेटा दो दो अर्थ चिपके हैं, जहाँ पर एक शब्द में दो दो अर्थ चिपक के निकले ना, वहाँ पर एक्चुअली श्लेष अलंकार होता है। सो ऑप्शन नंबर सी बेटा 25 का राइट आंसर चला जाएगा। सवाल नंबर अगला आपके सामने। क्षुधित बेटा एक शब्द दिया गया है, और एक्चुअली है क्या, ये एक विशेषण है। विशेषण के बारे में शुरुआत में ही बताया था। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले कभी कभी विशेषण के भी बताते हैं, क्रिया के बता ही देते हैं। क्रिया के बताएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे, बाकी मोस्टली संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता। करा किस संज्ञा से हुआ है, देश दुनिया धरती में किसी का कोई नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, सब की सब संज्ञाएं। किसी का भी नाम हो, अगर नाम है तो वो संज्ञा है। अब कह रहा है जन्म किस संज्ञा से हुआ है। यार जो क्षुधित है ना, ये एक्चुअली विशेषण है, और ये जो बना है ना, ये आपके क्षुधा से बना है। किसके बना है, क्षुधा। क्षुधा क्या होती है, क्षुधा एक बेटा भाव होता है। क्षुधा क्या है, एक भाव है। अब भैया जब भाव है तो जायज़ सी बात है, क्योंकि ये संज्ञा भी है और एक भाव के अंतर्गत आती है, तो मिला के हो गया भैया भाववाचक संज्ञा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में बेटा पूरी पूरी संज्ञा जाति का बोध करवाया जाता है। संज्ञा की अगर बात करें बेटा, तो संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं। अगर कुल भेद की बात करोगे ना, तो संज्ञा के कुल भेद बेटा आपके 5 होते हैं। ठीक है, जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात होगी। गंगा की बात कर लो, सत्येंद्र मराव की बात कर लो, आपका जो नाम है उसकी बात कर लो, प्रॉपर पार्टिकुलर नाम है। व्यक्तिवाचक है। द्रव्यवाचक में पदार्थ की बात करेगा, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पानी, दूध, इस तरीके वाली चीज़ें आपके द्रव्य में आएंगे। राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने है। थाली का बैंगन, क्या बात है, थाली में धर देना गोल गोल बैंगन और थोड़ा थोड़ा हिलाना, लुढ़कता रहेगा, यहाँ वहाँ भागता रहेगा, इसका मतलब दरबदरू टाइप का आदमी होगा। ऐसा व्यक्ति होगा ना जो सिद्धांतहीन होगा। मुहावरे की बात कर रहा है। मुहावरा बेटा एक आपका क्या होता है, वाक्यांश होता है। मुहावरा एक बेटा वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता। पूर्ण वाक्य आपकी लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति होती है। ठीक है, तो मुहावरा वाक्य।
थाली का बैंगन का मतलब हो गया बेटा सिद्धांतहीन टाइप का आदमी, यहाँ वहाँ लुढ़कता रहे, बिना पेंदी का लोटा जिसको कहते हो ना, आप कह सकते हो बिल्कुल बिना पेंदी का लोटा। थाली का बैंगन सेम टू यू वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिक चिकनाई की बात नहीं है, गोल मटोल की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है, हिंदी का आदि जन, हिंदी की आदि जननी, सबसे पुरानी जननी, शुरुआती माता कौन है? हिंदी की बेटा आदि जननी शुरुआती मम्मा कौन है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत इज द राइट आंसर। प्राकृत भाषा में बेटा महावीर के द्वारा उपदेश दिए गए। पाली भाषा में गौतम बुद्ध के द्वारा खूब सारे उपदेश दिए गए। अपभ्रंश बेटा आपके जो है, जो हिंदी है ना, संस्कृत से जब बदलते विभिन्न अवस्थाओं से गुजरी तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से हुई, उसके बाद हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर भैया कौन? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला ठिठुरता हुआ गणतंत्र बेटा दिया गया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग संग्रह है, व्यंग किया गया है भैया। गणतंत्र जो आपका है कहने भर का है, ठिठुर रहा है, सिकुड़ रहा है, कुछ गणतंत्र जैसा बचा नहीं है, व्यंग किया गया है। उस व्यंगकार का नाम एक्चुअली क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर बेटा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त की बात करो, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, चातक की बात करो, सर्प की बात करो या फिर मोर, मतलब कह रहा है चातक की बात करो, अरे चातक पपिया वगैरह। इसके बाद मोर की बात करो, अर्थों को प्रकट करने वाला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द है? मतलब कह रहा है एक शब्द दिया गया है ना, उसका मतलब चातक भी होता है, उसका मतलब सर्प भी होता है, उसका मतलब मोर भी होता है। एक्चुअली वो शब्द कौन सा होता है बेटा? आपका सारंग होता है। सारंग सारंग सारंग। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सारंग का मतलब चातक भी है, सर्प भी है, मोर भी है, सब के सब इसी के अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अब बेटा यहाँ पर आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। 30 में तुम्हारा क्या हुआ है जनाबे आली? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 25 प्लस पहुँच रहे हो तो वर्दी और स्टार सितारे गर्दिश में नहीं रहेंगे, जल्दी कहीं ना कहीं तुम्हारे वजन पर आ जाएंगे। चलिए, बंदे की मेहनत पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। कमेंट हाँ जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।